ये तस्वीरें भारत और सिंगापुर की मजबूत साझेदारी की झलक है। दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती साझेदारी इसे और मजबूती प्रदान कर रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और सिंगापुर के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वोंग की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रक्षा संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहराई देने, व्यापार और निवेश बढ़ाने और नई तकनीकी में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन में सिंगापुर की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। दोनों देश इस बात पर भी सहमत रहे कि प्रौद्योगिकी और इनोवेशन साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं। सिंगापुर ने भारत के औद्योगिक विकास और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने की घोषणा की। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को
उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। दोनों देशों के बीच आतंकवाद और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता समेत कई और विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वांग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आवर रिलेशंस go far beyond diplomacy. This is a partnership with purpose, rooted in shared values, guided by mutual interests and driven by a common vision for peace, progress and prosperity. अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और सिंगापुर का सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ा है। साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और गहरा हुआ है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता राजनीतिक, सैन्य रक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने में झलकती है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिन्होंने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास सदियों से चले आ रहे मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले टीचर्स से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के लिए आपका चयन, आपका परिश्रम, आपकी निरंतर साधना का एक प्रकार से प्रमाण है, तभी ये सब संभव होता है। एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी गढ़ता है। वो भविष्य को निखारता है। गुरु को जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। और मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। आज करोड़ों शिक्षक आपकी तरह ही पूरी निष्ठा, तत्परता और समर्पण भाव से देश सेवा में जुटे हैं। सबको यहां आने तक का अवसर नहीं मिलता है। हो सकता है बहुत लोगों ने प्रयास भी नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, और ऐसी क्षमता वाले बहुत लोग होंगे जी, बहुत लोग होंगे। और इसलिए उन सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि राष्ट्र निरंतर उन्नति करता है। नई नई पीढ़ी तैयार होती है जो राष्ट्र के लिए जीती है।
और उसमें सबका योगदान होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया गया है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी गौरव श्री भैरव लाल काला बादल जी के जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने अपने गीतों और कविताओं से जन जन में चेतना जगाई। उनकी सादगी, सेवा और साहित्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। अगर समाज में बदलाव लाना है, नई क्रांति लानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव-गांव में बेटे और बेटियां शिक्षित होनी चाहिए। और यही अलग जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के माध्यम से जमा श्री आर.डी. मीणा जी लगातार इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों ने गांव उठानी के अंदर किसी किसान ने 1 बोरी गेहूं देकर जितना जितना सामर्थ्य जिससे बना, उस सब ने अपने सामर्थ्य से इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने पसीने के पैसे लगाकर ये विश्वविद्यालय की नींव तैयार हुई, ये भवन तैयार हुई। इस विश्वविद्यालय के अंदर सब लोगों का सहयोग है, विशेष रूप से उन किसानों का सहयोग है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन मेरे बेटे बेटियां पढ़े, आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय के अंदर सहयोग किया। आज ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे एक प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रहा है। कई प्रोफेशनल कोर्स करें, क्योंकि आने वाले समय में इस सारे रानपुर इलाके के अंदर हम एक एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, जहां पर देश के अन्य विश्वविद्यालय भी आएंगे, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आएगी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल आईआईटी आपके सामने। आने वाले इस ट्रिपल आईआईटी के अंदर और कोर्सेज चले, ताकि देश और दुनिया के अंदर आज कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्रद्धेय बादल जी की प्रेरणा से आज आदिवासी अंचलों के बच्चे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। ये बदलाव आत्मनिर्भर और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया। अभी भी कई करोड़ों के प्रस्ताव अटके हुए हैं। आप निश्चित हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम इतना ही नहीं, हमारी योजना ये है कि इस आदिवासी क्षेत्र की सब बच्चियां अच्छी पढ़ें। इसलिए पहले जिला हेडक्वार्टर पर और फिर उपखंड स्तर पर भी महिला छात्रावास बनाना चाहते हैं। मुझे याद है कि गांव की बच्चियों को इसलिए परिवार वाले नहीं भेजते कि गांव में जाने के बाद वो कहाँ रहेगी, कैसे पढ़ेगी। हम सब मानते हैं कि हमारी बेटियां आज दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रही है, देश में नेतृत्व कर रही है। इसी आदिवासी क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय के इलाके से, आदिवासी इलाके में जिन्होंने जनजाति क्षेत्र में काम किया, आज हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय है। ऐसे जनजाति क्षेत्र के अंदर समय समय पर बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये परिवर्तन का उजाला जब भी पहुंचता है जब शिक्षा पहुंचे। जहां जहां भी शिक्षा पहुंची वहां पर उस समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ। जहां जहां इनोवेशन हुए, नए रिसर्च हुए, टेक्नोलॉजी आई, वो देश दुनिया के अंदर आगे बढ़ा। आज भारत इसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। हम शिक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी के, इनोवेशन के अंदर आज दुनिया के अंदर हम प्रतिस्पर्धा देने के लिए ताकत रखते हैं कि हमारे युवा इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी के अंदर, दुनिया के अंदर आज भी सबसे बौद्धिक क्षमता से मजबूत हमारा युवा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में आयोजित आदिवासी जनजाति गौरव सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों के सम्मान और आत्मविश्वास के लिए लंबा संघर्ष किया है। आप लोगों की जिंदगी बड़ी कड़ी मेहनत की जिंदगी है। आप लोग जंगल के अंदर रहकर जंगल को बचाते हैं, उसके कारण भारत का पर्यावरण बचा है। आप जमीन को बचाते हैं, आप जल को बचाते हैं। आपने कठिनाई भरी चुनौतियों की जिंदगियों को देखा है। इससे हमारा प्रयास है कि जिन जिन क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई जो 75 साल तक चुनौतियों, कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है और जिनका सामाजिक बदलाव भी आवश्यकता है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए हमारे सभी विधायकों का, सभी जनप्रतिनिधियों का फैसला, निर्णय कि आप सबको केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसीलिए इस सम्मेलन बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, आप सब अपने अपने गांव के अंदर 10-10, 15-15 नौजवान तैयार करो। उन नौजवान को हम प्रशिक्षण देंगे और जितनी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उन सारी योजनाओं का 100% लाभ आपको मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आपके इलाके के अंदर जहां विद्यालय नहीं है, उन सारे इलाके के अंदर अगर 50 घर भी होंगे तो 50 घर में भी विद्यालय बनाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपके नजदीक में आंगनबाड़ी हो, अस्पताल हो,
ताकि आपको दूर दराज में न जाना पड़े। और उसके बाद जो हमारी महिलाएं बैठी है, उन महिलाओं को उसी गांव के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसी गांव में उनको रोजगार मिले, ताकि वह गांव में बैठकर 2 रोटी का इंतजाम कर सके। और इस सब के लिए करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। हर गांव के अंदर 10 नौजवानों की टीम बनाना, हर घर का सर्वे करना, और किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, फिर उन सारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के अंदर ही सरकार आपके दरवाजे पर आएगी और सारी योजनाओं का लाभ देकर स्वीकृत करके अधिकारी जाएंगे। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। मैंने आपके दर्द को देखा है, आपकी पीड़ा को देखा है, आपकी मेहनत को देखा है। किलोमीटर तक दूर पैदल लेकर पानी जाना अब समय चला गया। 75 साल बाद अब समय आ गया है, आपके दरवाजे पर नल लगेगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।